गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th SST जियोग्राफी चैप्टर 6 हाइड्रोस्फीयर पार्ट नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जल विज्ञान चक्र का क्या महत्व होता है। नंबर फर्स्ट है इट रिगेन्स द वाटर लॉस्ट फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यानी कि अब पानी से खोए हुए पानी को क्या करता है, पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। इट इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर टू ऑल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि यह पृथ्वी की सतह के सभी क्षेत्रों में पानी के वितरण को सुनिश्चित करता है। नंबर थर्ड है इट रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि यह भूमिगत जल को रिचार्ज करने का कार्य करता है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर टू द रिवर, यानी कि जल विज्ञान चक्र नदियों को ताज़े पानी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखता है। अगला आपका है मेजर ओशियन एंड दियर वाटर सर्कुलेशन, यानी कि प्रमुख महासागर और उनके जल परिसंचरण के बारे में हम पढ़ेंगे। एज अर्लियर सेड दैट द ओशियन आर यूज रिजर्वियर ऑफ द अर्थ वाटर, ठीक है। तो जैसा कि पहले कहा गया है कि महासागर पृथ्वी के जल के विशाल भंडार है। देयर आर 5 ओशियन ऑन द अर्थ, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पे हमारे 5 महासागर हैं। दिस आर, ये हैं। नंबर आपका पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब हमारा प्रशांत महासागर। नंबर सेकंड है अटलांटिक ओशियन को हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशियन नंबर थर्ड है आपका, तो इसको बोलते हैं हिंद महासागर। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 है आपका आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर। नंबर 5 आपका है साउथर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी महासागर। तो हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ ओशियन, यानी कि देयर आर 5 टाइप ऑफ ओशियन। नंबर फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, फर्स्ट है आपका पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। सेकेंड आपका है अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर। थर्ड आपका होता है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। फोर्थ आपका है आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर। और फिफ्थ आपका है साउथर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी महासागर। ये है वहाँ पर टाइप ऑफ ओशियन। तो नंबर फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर क्या है। नंबर फर्स्ट है इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ एंड कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 भाग को कवर करता है। नंबर सेकेंड है द डीपेस्ट पॉइंट कॉल्ड द मैरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन दिस ओशियन, यानी कि सबसे जो गहरा बिंदु है जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है इस प्रशांत महासागर में स्थित है। इट इज़ अबाउट 11,022 मीटर डीप, यह लगभग 11,022 मीटर गहरा है। दिस ओशन इज रफली ट्रेंगुलर इन शेप, यानी कि यह महासागर आकार में लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। नंबर सेकेंड है आपका अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नंबर सेकेंड है इट इज़ एन एस शेप्ड ओशन एंड प्रोवाइड्स दैट बिगेस्ट ओशन रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो यह आकार का इट इज एस शेप, यानी कि इस आकार का एक महासागर है। एंड प्रोवाइड द बिगेस्ट ओशियन रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और व्यापार और परिवहन के लिए सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग प्रदान करता है। नंबर थर्ड आपका है इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया, इसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। नंबर सेकेंड है इट फैसिलिटीज ट्रेड एंड ट्रैवल बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यह व्यापार और यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में आपका पड़ता है। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। नंबर 4 है आर्कटिक महासागर, यानी कि आर्कटिक ओशियन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए हैं। इट रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यह वर्ष के अधिकांश भाग के लिए क्या होता है, जमा हुआ रहता है। नंबर 5 आपका साउथर्न ओशन, यानी कि दक्षिणी महासागर। दिस ओशियन ज्वाइंस द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ता है। सेकेंड पॉइंट इसका है इट रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यह वर्ष के अधिकांश भाग के लिए क्या करता है, फ्रोजन यानी कि जमा हुआ रहता है। नंबर थर्ड इट इज़ नॉट ए वास्ट बॉडी ऑफ वाटर बट ए वास्ट आइस शीट, यह पानी का एक विशाल पिंड नहीं है बल्कि एक विशाल बर्फ की चादर है।
नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि प्रभावित करने वाले क्या तत्व हैं जो समुद्र के पानी की गति को प्रभावित करते हैं। द ओशियन वाटर इज नॉट स्टैटिक वाइल इट कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि समुद्र का जल स्थिर नहीं होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहता है। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ आल्सो, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि पानी का टेम्परेचर यानी कि तापमान और लवणता दो मुख्य घटक हैं जो समुद्र की पानी की गति को प्रभावित करती हैं। नंबर फर्स्ट आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो ओशियन वाटर गेट्स हीटेड अप बाय द सन एनर्जी जस्ट लाइक लैंड, यानी कि समुद्र का पानी जमीन की तरह ही सूर्य की ऊर्जा से गर्म हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड इट इज़ आल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक महासागर का तापमान घटता जाता है और गहराई बढ़ने के साथ ये भी घटता जाता है। नंबर सेकंड है आपका सैलिनिटी यानी कि लवणता। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर, यानी कि यह नमक की मात्रा को संदर्भित करता है और 1000 ग्राम पानी में मौजूद ग्राम। द ओशियन वाटर इज सैलिन इन नेचर एज it contain a large amount of dissolved minerals like sodium chloride, potassium, magnesium etc, यानी कि समुद्र का पानी खारा प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जैसे घुले हुए खनिजों की एक बड़ी मात्रा होती है, इसलिए क्या होता है इनकी लवणता पाई जाती है, यानी कि इससे पानी खारा होते हैं। अगला आपका द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर इज 35 ग्राम ऑफ साल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो समुद्र के पानी की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम पानी के प्रति 1000 ग्राम क्या होता है? नमक होता है। सेकंड आपका द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियन इज हाईली वेरिएबल, यानी कि महासागरों में लवणता की मात्रा क्या होती है? अत्यधिक वेरिएबल होती है। नंबर थर्ड है द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज हाईली इन द एरियाज ऑफ हाई इवापोरेशन, उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में पानी की लवणता अधिक होती है। इन द लैंडलॉक्ड सी लाइक द डेड सी सैलिनिटी इज हाई, यानी कि मृत सागर की तरह भू आबद्ध समुद्रों में लवणता भी आपकी अधिक होती है। अगला है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि ओशियन वाटर की गति। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर यानी कि समुद्र के पानी की गति। द ओशियन वाटर मूव्स कॉन्टेंसली, यानी कि समुद्र का पानी लगातार चलता रहता है। बॉट टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कांस्टेंट मोशन, यानी कि तापमान और लवणता दोनों ही इसके मूवमेंट के कारण बनते हैं। वेब्स यानी कि लहरें, टाइड्स यानी कि ज्वार एंड ओशियन करंट यानी कि समुद्री धाराएं आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि समुद्र के पानी की विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। तो फर्स्ट आपका है वेब्स। वेब्स यानी कि लहरें। व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, यानी कि जब समुद्र की सतह पर पानी बारी बारी से ऊपर और नीचे गिरता है, दे आर कॉल्ड वेब, तो उन्हें हम लहर कहते हैं। These are caused by the winds blowing over the sea, ये समुद्र के ऊपर से बहने वाली हवाओं के कारण होते हैं। These are an important agent of erosion and depositions in the coastal area, ठीक है। तो ये तटीय क्षेत्रों में कटाव और जमाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला आपका है सेकंड नंबर है साइज ऑफ ए वेव इज डिटरमाइंड बाई हाउ फास्ट एंड हाउ लॉन्ग द विंड ब्लो, यानी कि लहर का आकार इस बात से निर्धारित होता है कि हवा कितनी तेज और कितनी देर तक चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जनरेट लॉन्ग वेव, लेकिन लंबी दूरी पर तेज हवाएं लंबी लहरें उत्पन्न करती हैं। दिस वेव हैज़ मेनी रिपल्स, यानी कि इस लहरों में भी क्या होती है? कई प्रकार के हमारे रिपल्स पाई जाती हैं। अगला आपका पॉइंट है
The highest point that a ripple in water reached is called the crest of a wave. पानी में एक तरंग जिस उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है उसे लहर की शिखा कहा जाता है. द लोवेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रॉफ, यानी कि सबसे निचली बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गर्त कहा जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रॉफ्ट इज कॉल्ड द वेव हाइट. The distance between the crest and the trough is called the wave height. शिखा और गर्त के बीच की दूरी को तरंग ऊंचाई कहा जाता है. The number of ripples in water that a wave passes in 1 second is called the waves frequently. यानी कि पानी में तरंगों की संख्या जो एक तरंग यानी कि 1 सेकेंड में गुजरती है उसे तरंग की आवृत्ति कहते हैं. वेव्स कैन बी सीन नियर द सी कोस्ट, यानी कि समुद्र तट के पास लहरें देखी जा सकती हैं. अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल रिवेल दैट ईच रिपल्स इज ऑलमोस्ट ए कंप्लीट सर्कल. A careful observation will reveal that each ripple is almost a complete circle. ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक तरंग लगभग एक पूर्ण वृत्त है. द मूवमेंट ऑफ दिस सर्कल डिटरमाइंस दैट स्पीड ऑफ द विंड, यानी कि इन वृत्तों की गति हवा की गति को निर्धारित करती है. स्लो मूविंग विंड्स क्रिएट मीडियम साइज वेव्स वाइल द स्टॉर्मी विंड्स क्रिएट ह्यूज एंड डिस्ट्रक्टिव वेव विच कॉज ए ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. यानी कि धीमी गति से चलने वाली हवाएं मध्यम आकार की लहरें पैदा करती हैं, जबकि तूफानी और अन्य विशाल हवाएं विनाशकारी लहरें पैदा करती हैं. सच वेव आर आल्सो कॉल्ड द सुनामी, यानी कि ऐसी लहरों को सुनामी कहा जाता है. अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.